गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज हमारा जो चैप्टर हमारा चल रहा है लेखन कला और शहरी जीवन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि शहरीकरण क्या होता है। अब हम इसमें ये समझेंगे कि शहरीकरण का महत्व क्या है। अभी तक तो हमने ये समझा था कि शहरीकरण क्या होता है, जो पहले वाली वीडियोस थी। अब हम इसमें ये समझेंगे कि शहरीकरण का महत्व क्या है। महत्व मतलब कि शहरों को तो स्थापित किया गया था, लेकिन वो शहर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या महत्व है इनका। देखिए, जो शहर और नगर, हम ये सोचते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान होते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ये क्या है कि लोगों के रहने का ही स्थान नहीं होता कि लोग ही वहाँ पर रहेंगे, अच्छा उनका डेवलप जीवन होगा, डेवलप लाइफ होगी। बट इसमें क्या है कि लोगों को वहाँ पर रहने के सुख सुविधाओं के साथ साथ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी विकसित हो चुकी थी। कि जैसे लोगों की अर्थव्यवस्था का विकसित होने का मतलब क्या है कि लोगों को आजीविका के जो साधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे थे, अच्छे काम धंधे उनको मिलने लगे थे। और जब जहाँ कि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वहाँ पर आपको पता है जहाँ ज़्यादा रोज़गार होगा वहाँ के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, कस्बे जो थे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और कस्बे बसने लगते हैं और लोगों का कस्बे में इकट्ठे रहना और उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। फ़ायदेमंद होगा कि एक दूसरे को वो किसी भी मुसीबत में साथ दे सकते हैं। कोई बिजनेस अगर कोई काम शुरू करते हैं तो वो साथ मिलकर कर सकते हैं उसको। तो इस प्रकार वो वस्तुएं दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है उनको, जिससे वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। और मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे, उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी एक काम में एक्सपर्ट है और कोई किसी एक काम में, तो जैसे कि वो नक्काशी पत्थर उकेरने तक ही सीमित है, वह व्यापार करना तो नहीं जानता ना उसका, कि उसको नक्काशी करना तो आता है लेकिन उसको उसका व्यापार करना नहीं आता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, तो साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती है। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, जिसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हर कोई अपने अपने काम को अपनी क्षमता के अनुसार बांट लेता है और इसे श्रम विभाजन कहा जाता है। और जो शहरी जीवन है वो इसकी जो श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की खास विशेषता होती है। और इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी होता है। सामाजिक संगठन का मतलब क्या है कि जो समाज है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग चीज़ें आती हैं और उनके लिए हमें व्यापारी भी चाहिए, और जब वो चीज़ें खरीद ली हैं, सामान खरीद लिया है, तो उनको स्टोर करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। शहरों में अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ जो हैं गाँव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। संग्रह का मतलब कि उनको स्टोर करके रखना होता है, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हम जब भी मार्केट में इन प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार, बर्तन भी चाहिए। और
ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। जैसा कि आपका जो चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, लेखन कला और शहरी जीवन। अब लेखन कला और शहरी जीवन तो आप उनको साथ साथ लेके चलोगे। शहरों में कितने सारे काम होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि लोगों को सारा जो काम है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनका सारा हिसाब किताब उन्हें रखना होता है। और हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें क्या कला आनी चाहिए, लेखन कला का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। अब शहरों में माल की आवाजाही, शहरों में माल की आवाजाही, शहरों में माल की आवाजाही का मतलब क्या है कि शहरों जो प्रोडक्ट या वस्तुओं का निर्माण किया जाता था उसके लिए शहरों में माल को ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जाता था। और खाद्य संसाधन, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। खाद्य संसाधन का मतलब क्या है कि जो फूड प्रोडक्ट थे, फूड रिसोर्सेज थे, वो तो काफ़ी मात्रा में थे, लेकिन वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, मिनरल रिसोर्सेज थे, उनकी काफ़ी कमी थी। तो इससे क्या होगा कि जिन वस्तुओं की एक स्थान पर अधिकता है, तो अधिकता वाले जहाँ पर किसी चीज़ की कमी है वो वहाँ पर उन वस्तुओं को भेजते हैं, और जिस वस्तु की कमी होती है वो दूसरे शहरों से वो मंगवाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, माल की आवाजाही होगी तो ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। तो आप इनमें ये पढ़ोगे कि कौन सी चीज़ों की वहाँ पर भरपूर मात्रा थी और किन चीज़ों की वहाँ पे कमी थी। तो आप इनको ध्यान से सारी चीज़ों को याद कीजिए। अब शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब कैसे ये महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अब शहरों का विकास करना है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। शहरों में हर प्रकार की डिमांड होती है, हर प्रकार के प्रोडक्ट की। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला ले जाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें आपको पता है कि अब पशुओं की पीठ पर माल को लेकर जाया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाता है, और पशुओं के चारे पर भी बहुत खर्चा आ जाता है। इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती जो शहर की जो इकोनॉमी होती है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता था, यानी कि जल मार्ग के द्वारा, यानी समुद्रों के द्वारा, नहरों के द्वारा वहाँ से ले जाया जाता था। तो अनाज के बोरों से लदी हुई नावें इस तरह से ये ले जाई जाती थी, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था। और अगर माल को जानवरों के द्वारा ले जाया जाता था तो आपको पता है उन्हें बहुत खिलाना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और पुरानी मेसोपोटामिया की जो नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मारी नगर का जो विवरण दिया गया उसे पढ़ने से स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो फरात नदी है वो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट थी। अब लेखन कला का विकास, तो लेखन कला का जो विकास है वो कैसे हुआ, अब हम इसमें पढ़ेंगे। सभी समाजों के पास, अब सभी चाहे कोई भी सोसाइटी है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, और वो किस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सबका अपना अपना अलग होता है। और वो भाषा कैसी है, मौखिक भी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं, यानी कि लिखना और मुंह से बोलना। अब जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ। लेखन या लिपि के बारे में, यानी कि जो हमारी लिखने की कला है वो किसके बारे में है,
जो हम बोलते हैं, जो जिनका हमें जब हम उच्चारण करते हैं, जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अब मेसोपोटामिया में जो पहले टैबलेट पाई गई वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं और उनमें जो चिन्ह प्रयोग किए गए थे वहाँ बैल, मछलियाँ, रोटियाँ आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जो पहली टैबलेट वहाँ पाई गई थी, टैबलेट का मतलब पट्टिकाएँ जिन पर वो लोग लिखते थे, वो 3200 ईस्वी पूर्व में पाई गई थी पूर्व की हैं। और यहाँ बैलें, मछलियाँ, रोटियाँ आदि को लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली, और ये अंडरलाइन कर लेना इसको, और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। यानी कि मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली, आने वाली और बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। अब लेखन कला तो वहीं से शुरू होगी जब उनको ज़रूरत महसूस होगी कि हमें ये जो हम काम कर रहे हैं उनका हिसाब किताब हमें रखना है। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो बेटा आप यहाँ तक इसको कीजिए और समझिए अच्छे से, फिर हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सेंड करेंगे। आप उन्हें अपनी नोटबुक में राइट कर लेना और उनको लिख लेना। अभी आप इस चैप्टर को समझिए। थैंक यू।